नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और अमर उजाला की इस खास चुनावी कवरेज में आपका स्वागत है। स्वागत सुबह से हम आपको जिस जगह से कर रहे हैं वो है वाराणसी। उत्तर प्रदेश और देश में जो सबसे बड़ा चुनाव है, जो आम चुनाव है, जो लोकसभा चुनाव है, वो अपने उत्तरार्ध पर है। वो बिल्कुल उस अंतिम छोर पर आ गया है जिसके बाद सबको इस बात की चिंता रहेगी कि वोट कितना डला, और उसके बाद चिंता होगी कि वोट किसके पक्ष में कितना गिना गया। 1 तारीख और 4 तारीख, दो महत्वपूर्ण तारीखें हैं। अंतिम स्तर पर सब पार्टियां, हर पार्टी का अपना जोर लग रहा है। आज जब हम इस चर्चा को कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की एक बड़ी रैली यहां हो रही है। तो उससे ठीक पहले तमाम बड़े नेताओं को सुबह से भारतीय जनता पार्टी के हमने इस शहर में, इस जिले में, इस लोकसभा क्षेत्र में घूमते देखा है। बनारस की अपनी पहचान है। बनारसी लोगों से पूछिए तो बड़े प्यार से कह देते हैं कि साहब, ये इकलौता संसदीय क्षेत्र है जहां बड़े से बड़ा मंत्री आकर पार्षद की तरह घूमता दिखाई देता है, क्योंकि सबको एक एक वोट की कीमत यहां बड़ी समझ आती है। कोई मार्जिन का दावा करता है तो इतिहास बदलने का दावा करता है। वो दोनों ही पक्ष जो ये दावा करते हैं, इस वक्त मैं बीच में मौजूद हूं। और जैसा इस वक्त देश की संसद का हाल है, कुछ वैसी व्यवस्था अपने आप बिना कहे यहां बन गई है। दाहिनी ओर सत्ता पक्ष, बाईं ओर विपक्ष। हमने आपसे कहा नहीं था, लेकिन अपने आप ये चुन लिया गया। अब 2024 में ये सोचते हैं कि यथावत रहेगा और ये सोचते हैं कि परिवर्तन आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, इसी पर करेंगे चर्चा। चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बात पत्रकारों से खूब कही जाती है कि सत्ता से खूब सवाल पूछिए। खूब नहीं पूछेंगे, बराबर पूछेंगे ताकि दोनों को बराबर मौका मिलता रहे। लेकिन यहां से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं। कई लोग बोलते हैं कि इसके बाद बोलना ही क्या है। लेकिन जब आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, लगातार वोट मांगने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप लोगों से भी बात करते हैं कि संभव नहीं होगा कि मैं हर दिन उम्मीदवार के तौर पर आ पाऊं, तो आप लोग वोट मांगिए। किन मुद्दों को, किन बातों को जनता के बीच में रखते हैं वोट देने के लिए? आधार क्या बनाते हैं? देखिए, सरकार का जो काम होता है व्यक्ति के जीवन को सरल बनाना और उनके लिए जो संसाधन, रोड, बिजली, पानी, सड़क, उनको सरलता, उनके जीवन में सुगमता कैसे आए, ये सरकार का काम होता है। ये माननीय मोदी सरकार के नेतृत्व में बखूबी हो रहा है। जनता को अगर 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। उज्ज्वला सिलेंडर दिया जाता है तो उसमें कोई जाति, धर्म, मजहब का भेदभाव नहीं होता। सड़कें बनती है वो सबके लिए बनती है, विद्यालय बनते हैं, अस्पताल, आयुष्मान कार्ड की योजना दी जाती है, सबके लिए दी जाती है। अगर कहीं किसी को वैक्सीन लगता है उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। तो ये जो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, वो माननीय मोदी जी चरितार्थ करके दिखाते हैं। और सिर्फ इस देश के साथ नहीं, आपने देखा कि हम अपने वैक्सीन को 100 देशों में निशुल्क दिए, सर्वे भवन्तु सुखिना के लाइन टैग के साथ, जिसका परिणाम ये था कि जब माननीय मोदी जी पापुआ गिनी की धरती पर उतरते हैं तो जेम्स जोसेफ उनका पांव छू करके स्वागत करते हैं। तो ये हमारी कार्यशैली है कि अगर हमारे नेता कह गए कि अंतिम व्यक्ति का उत्थान, तो उसका उत्थान चाहे अनाज दे करके, परिस्थिति विपरीत रही तो वैक्सीन दे करके, उनको प्रधानमंत्री आवास दे करके, उनको उनके जीवन को बदलाव लाने का काम, निरंतर ऊपर उठाने का काम ये सरकार कर रही है। और यही बातें जनता के बीच में लेकर जाती जी, यही हमारे, इसी के कारण हमको जनता निरंतर 2 बार आशीर्वाद दे चुकी है और तीसरी बार वो पूरे जोश खरोश के साथ देने जा रही है, जिसको आप 400 पार के रूप में 4 तारीख को आप खुद बताने वाले हैं। जायसवाल साहब ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को रखा है। लगातार अब वार पलटवार पर भी आएंगे, लेकिन चूंकि प्रत्याशी कांग्रेस से है, लोग बता रहे थे कि आपको आपके परिचय के साथ साथ जादूगर भी कहें। कांग्रेस में जादूगर खूब होते हैं। राजस्थान में एक नाम सुना था, बनारस में एक नाम सुन रहे हैं। बनारस की धरती पर क्या जादू हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। ऐसा नहीं कि जादू क्यों नहीं हो पाएगा। क्या इस देश के अंदर क्या प्रधानमंत्री पद से लोग हारे नहीं है क्या? आप चाहे देवगौड़ा को देखिए, आप चाहे इतनी बड़ी लेडी जो हिंदुस्तान की दुर्गा के रूप में मानी जाती रही, इंदिरा जी, वो भी राजनीति से हारी। ऐसा नहीं है। और मोरारजी देसाई जी जो प्रधानमंत्री रहे वो भी हारे, चरण सिंह भी प्रधानमंत्री थे वो भी हारे। ऐसा नहीं है कि कोई अमृत का घड़ा पी के आया है। और सबसे बड़ी चीज है, जैसे भाई साहब ने कहा कि रोड, सड़कें, फला ढका सब चीज आपने दिया, तो क्या 2014 से पहले क्या इस देश में सड़कें नहीं थी, इस देश में रोड नहीं थी, इस देश में गरीब भूखा मर रहा था, इस देश में जो है बेरोजगार थे? क्या 2014 से पहले हमको वो बता दे कि 2014 से पहले ये सब चीज नहीं था इस देश के अंदर? अब जो मोदी सरकार आई है उसी के बाद से ये सब चीज आया है। ये बात तो मतलब अगर आप कह रहे हैं कि 14 से पहले अगर कोई 50-60 साल पहले कहे
पहले कहता तो एक बार हम सोचते भी। मनमोहन सिंह की सरकार थी और आपने देखा भी था कि इस देश के अंदर अब जैसे कि मंगलसूत्र के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस देश जब 14 के अंदर देखिए 16,000 रुपए तोला सोना था, आज 80,000 रुपया। तो महंगाई चरम सीमा पे है, महंगाई के बारे में नहीं बोला जा रहा है, महंगाई के बारे में बोलिए ना आप। सबसे बड़ी चीज आप इस देश का विकास किया है आपने 14 में, ठीक है 14 में सरकार बनी, एक बार इस देश की जनता ने 19 में दिया, लेकिन अब 24 में परिवर्तन चाह रही है, तो परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन की लहर आप बोल रहे हैं? बिल्कुल है लहर, वो आपको 4 तारीख को समझ में आएगा। हमें 4 तारीख को समझ आ जाएगा, आप लोगों को थोड़ा पहले आ जाता है, ये बनारस है। मैं वहां पर भी जाऊं उससे पहले यही पूछता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि आपके नेता कहते हैं ना कि 79 पर तो जीत दिख रही है, एक में मुकाबला है, क्या वो एक बनारस ही है जहां मुकाबला है? अब देखिए वो हमारे माननीय नेताजी ने किस संदर्भ में ये बात कही है, अब उसके विषय में तो मैं आपसे बहुत नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे कह सकता हूं कि निश्चित ही परिवर्तन ही विकास की जननी होता है। और जिस तरीके से 2014 में जो इस वाराणसी के अंदर बड़ी बड़ी बातें हुई थी माँ गंगा को लेकर, अविरलता कविरलता निर्मलता, 2 करोड़ 2 लाख 2 करोड़ नौकरियां देंगे, अच्छे दिन आएंगे, तमाम महंगाई दूर करेंगे, तमाम इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तमाम बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े दावों के साथ आप आए। आज मैं पूछता हूं कि उन सब दावों पे, उन सब नारों के माध्यम पे भारतीय जनता पार्टी वोट क्यों नहीं मांगती है? आज ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आप उस पर वोट न मांगते हुए सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं? आप अगर महंगाई की बात करेंगे तो ये राम मंदिर की बात करेंगे, आप अगर रोजगार की बात करेंगे तो ये पाकिस्तान पर पहुंच जाएंगे। तो सवाल इस बात का है कि हमारे देश का जो नौजवान बेरोजगार होता चला जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आप कहते हैं कि हम लोगों ने 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किया, और आप बात करते हैं आत्मनिर्भर बनाने की। अरे आपको तो आत्मनिर्भर बनाने की और ये प्रयास करना चाहिए था कि हमारे हिंदुस्तान की आवाम, हमारे हिंदुस्तान की गरीब जनता कैसे आत्मनिर्भर हो। 80 करोड़ लोगों को राशन देके ये आपने एहसान नहीं किया है, ये जनता का ही पैसा है जो आपने जनता के माध्यम से देने का काम किया है। और फूड सिक्योरिटी बिल यूपीए की गवर्नमेंट में ये पहले ही आ चुका था। और जिन जिन मुद्दों पर आप आए हैं, जिन जिन मुद्दों पर आप जीएसटी का विरोध जब भी हुआ, जब यूपीए की गवर्नमेंट में आया तो आपने विरोध किया, इसी आधार कार्ड का आपने विरोध किया, गवर्नमेंट में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद आप सारी चीजों को भूल गए। तो सवाल इस बात का है जो आपकी मूल चीजें थी, आप मूल मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। आप कहते हैं सिर्फ 400 पार 400 पार, अरे एक बार ये भी तो बोल दीजिए जो 150 रुपए जीरा था वो 800 पार हो गया था। जो महंगाई का स्तर बढ़ा है, 5 किलो राशन देने से एक गरीब का पेट नहीं भर जाएगा। आज इस वाराणसी शहर के अंदर बिजली, पानी, सड़क, ये सब मूल मुद्दे हैं, लेकिन सवाल है कि ये प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और देश के लोग ये कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और विश्व में सबसे ज्यादा जिनका नाम हो चुका है आदरणीय मोदी जी, तो उनके शहर के अंदर, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बड़े सवाल होने चाहिए। सवाल ये होने चाहिए कि आज की डेट में आप बताइए कि आज वाराणसी शहर के अंदर कोई भी एक बड़ा कल कारखाना सरकारी आया? बिल्कुल नहीं आया। क्या कोई शिक्षा के नाम पर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी आई? बिल्कुल नहीं आई। क्या चिकित्सा के नाम पर आप बताइए आज बनारस के हालात क्या है? आप मंडली चिकित्सालय में चले जाइए, लोग तिल तिल करके मरने को मजबूर हैं। मैं चाहता हूं भगवान न करे किसी को वहां की शक्ल देखनी पड़े। तो ये बात होनी चाहिए। आप अगर बगल के भदोही जिले में आप चले जाइए, वहां पर आप कालीन का व्यवसाय पूरा चौपट देखेंगे। मिर्जापुर का डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे, पूरा बर्तनों का व्यवसाय चौपट है। इसी वाराणसी शहर के अंदर लघु उद्योग, खिलौने लकड़ी के बना करते थे, आज वो व्यवसाय पूरा चौपट हो चुका है। आप इन मुद्दों पर बात ही नहीं करते हैं। आप बताइए कि आपने वाराणसी शहर के लिए क्या किया? आप चले थे क्यूटो बनाने के लिए। क्यूटो की जो संरचना थी, जो जापान के अंदर क्यूटो था, जो उसने जिस तरीके से अपनी पुरानी चीजों को सजा के और संजो के रखने का काम किया है, आपने इस मूल बनारस की जो बनारसीपन था, जो यहाँ का बनारसी अंदाज था, जो यहाँ की संरचना थी, आपने उस संरचना को नष्ट करने का काम किया है, वो भी सिर्फ कॉरिडोर के नाम पर। और कॉरिडोर भी क्या, 300 करोड़ का वो प्रोजेक्ट आया था। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। यहाँ 300 करोड़ के प्रोजेक्ट को 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट बना दिया गया और कॉरिडोर का जितना भी काम हुआ वो टोटल गुजरात के लोगों ने काम किया और यहाँ के लोगों का हक मार दिया गया। यहाँ के लोगों को सिर्फ लेबर और मजूरा बना के रखने का काम किया गया। और उसी काशी विश्वनाथ के अंदर जो रेस्टोरेंट दिए गए, जो रेस्टोरेंट लोगों में बांटे गए, उसमें लहसुन और प्याज तक का इस्तेमाल हुआ। और ये हिंदुत्व की बात करते हैं। उसके अंदर आज दुकानें जो खाली पड़ी हैं और जो दुकानें आवंटित की गई हैं वो गुजरातियों को दी गई हैं। तो आप ये बताइए कि आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, इसी जगह आके आप हमारा हक भी मारने का काम करते हैं। 300 करोड़ के प्रोजेक्ट को आपने 1100 करोड़ का बना दिया। उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि आज तक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का
जिला प्रशासन के द्वारा आय व्यय का ब्यौरा तक स्पष्ट नहीं किया गया है पब्लिक डोमेन के अंदर, तो हम कैसे मान लें आपका विकास? मैं जवाब एक एक करके ले लेता हूँ, और जहां से खत्म किया था वो सबसे बड़ी बात, क्योंकि बाहर हर कोई ये बोलता है कि बनारस में जब आप आइए तो काशी विश्वनाथ एक ऐसी छवि बन जाती है जिसमें सर देखा। अब उस पर आरोप आपने सुन लिए हैं, तो उन सवालों को दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जवाब क्या है? देखिए, जहां तक इनकी बात है कि प्रधानमंत्री हारे नहीं हैं, जो पिछले 70 साल में जो हारे हैं वो बड़े नेताओं से हारे थे। और जैसा कि इनके गठबंधन में ही कहा गया, अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष चिरकुट है, तो चिरकुटों से तो हमें नहीं लगता कि कोई मोदी जी, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा था। ऐसे नहीं, तो नहीं, हमने आपके बारे में नहीं बोला, आपके बारे बोलने के समय नहीं बोला, या तो हम भी बोल सकते थे। हम उस समय नहीं बोले, हम उस समय नहीं बोले जब आप बोले। आपने भटकाने, आप गुजरात लहसुन प्याज जो कि एकदम फाल्स है, आप जा खा के देखिए, वहां कोई लहसुन प्याज नहीं है। आपको अमूल की फैक्ट्री नहीं दिखती, टाटा कैंसर हॉस्पिटल नहीं दिखता, रुद्राक्ष सेंटर नहीं दिखता, इस शहर की बदली हुई अर्थव्यवस्था नहीं दिखती। एक रिक्शा चलाने वाला भी गोदौलिया से विश्वनाथ जी ले जाता है, 150-200 उसको मिल जाता है। तो एक सबसे निम्न वर्ग माला फूल बेचता है, गांव से माला फूल आता है, और वो एक व्यक्ति 20-20 रुपए का खरीदता है, तो वो पैसा गांव तक, किसान तक पहुंचता है। आज अमूल में दूध वाला दूध पहुंचाता है, गर्मी के दिन में वो शहर लाएगा, दूध फट जाएगा। सिर्फ परिवार के लिए अपने सफाई महोत्सव होता था, उस समय महंगाई नहीं दिखती थी। पिताजी के लिए इंग्लैंड से बग्गी आती थी, उस समय महंगाई नहीं दिखती थी। 80 करोड़ लोगों को राशन, कोरोना में विपरीत परिस्थिति में जब लोगों की आय ठप हो गई थी, उस समय प्रधानमंत्री जी, अपनी देश की भी आय ठप थी, लेकिन उन्होंने शुरू किया लोगों के लोग सहयोग से। और जब तक सरकारी व्यवस्थाएं नहीं शुरू हुई थी, तब देश को जागृत किया कि आप अपने पड़ोसी की चिंता करें, आपके बगल में कोई भूखा न रहे। इसी सिंधु समाज के लोगों ने हजारों पैकेट खाना बनवा करके बांटा है, मैं उसकी सराहना करता हूं, लेकिन शायद ऐसे लोगों को दिखाई नहीं दिया। वो मैं एक चीज पूछता हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो बड़े जब पद के या बड़े कद के नेता हों तो बड़ी बातें होनी चाहिए। क्या वाराणसी में बड़े प्रोजेक्ट नहीं आए जैसा आरोप है? नहीं आए हुए हैं, ये हमारे विपक्ष भाइयों को कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि विकास उनको दिखता ही नहीं है। और रही बात, जब सुविधाएं आप लेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगा। कल सिलेंडर आपको एक सिलेंडर के लिए आपको लाइन लगाने पड़ते थे। 2004 में 800 रुपए में बड़ा दर था, पत्रकार ने पूछा 800 रुपए से, 800 रुपए का आप सिलेंडर नहीं ले सकते। 2004 से आज 1000। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, रेणुका चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारी आपने जो हम लोगों ने लागू करना, जीएसटी हम लोग लागू कर रहे थे, आपने विरोध किया। हम आधार कर रहे थे, आधार का विरोध आपने किया। हम जो है 400 रुपए की गैस बेच रहे, हम 400 की गैस बेच रहे थे, स्मृति ईरानी जो है सड़कों पे निकल आई। सारा विरोध भाई साहब। और आप कहते हैं, आप भाई साहब पहले सुनिए आप। नहीं भाई साहब, पहले बात सुनिए, पहले हमारी सुन लीजिए। आपने कहा कि मतलब आपने अखिलेश यादव का जो हमारा प्रत्याशी लड़ रहे अजय राय जी, उनको आप चिरकुट वाली बात कर रहे हैं कि मतलब नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि मैं चिरकुटों से बात नहीं करता। सुन लीजिए, मेरा प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त चुनाव लड़ रहा है। हम उसको, बहुत हिम्मती आदमी है कि 3 बार प्रधानमंत्री के खिलाफ मैदान में उतरे और 1 बार मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ उतरे। वो आदमी भागने वाले मैदान में से नहीं है। अजय राय ऐसा बहादुर आदमी, आप सोचिए, एक बड़े आदमी के आगे नॉमिनेशन लोग वापस ले रहे हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री के खिलाफ 3 बार लड़ने के बाद तीसरी बार मुरली मनोहर जोशी जैसे आदमी जो प्रधानमंत्री दावेदार, नहीं, आप धूल देखिए, आप दुनिया मैदान में उतरता आदमी तो हार जीत लगी रहती है। काशी की जनता और किसकी जनता, वो जो स्वीकार कर, वो अजय राय जी। आप पहले बात सुन लीजिए, आप याद दिला रहे, इनके गठबंधन, हमने थोड़ी कहा, अखिलेश यादव ने कहा, वो बताए। आज मध्य प्रदेश के साहब क्या है ना, वो मध्य प्रदेश के चुनावों तक चले गए कि मध्य प्रदेश के चुनावों के दौर में थोड़ी दिक्कतें और तलखियां तो आ गई थी, दूरियां भी आ गई थी, सारे बयान आज भी पड़े हैं, सब ठीक हो गया जमीन पर? देखिए, चुनावी जब दौर चलता है तो तमाम इस तरीके का राजनेताओं पर भी दबाव रहता है कि शायद गाहे बगाए कहीं बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं। लेकिन अब जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमारे देश की एक गरिमा है, हमारे एक देश की शान है। उनका कुछ भी असंसदीय कहना बहुत दूर तक मैसेज जाता है। आज हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, आपने उस चीज को इशू बना लिया। मैंने यही आपसे बोला कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ही कहते हैं कि विपक्ष मुजरा कर रहा है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड,
माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कांग्रेस की विधवा, तो क्या ये सब भाषाओं का इनको ज्ञान नहीं है? तो ये सब चीजें हैं, लेकिन जो मूल चीजें होती हैं ये लोग सिर्फ और सिर्फ भटकाने का काम करते हैं। इन्होंने कोरोना काल की बात की और इन्होंने कहा कि उस परिस्थिति में बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतर काम किया गया। 800 करोड़ का हवाई जहाज माननीय प्रधानमंत्री जी ने गिरती हुई अर्थव्यवस्था में अपने उपयोग के लिए उन्होंने खरीदने का काम किया। क्या आप सुन लीजिए, 5वें नंबर पर ले आए, उसी 10वें नंबर से आज भारत 5वें नंबर पर। जब आपने मेरे बीच में बोलने शुरू किया तब हमने क्या, हमने पहली बार एकदम चुप रहे हम। जब इन्होंने शुरू किया छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बनारस की लड़ाई ऐसी हो रखी है। बिल्कुल, आप नहीं आप पहली बार आप चुप थे, मैं भी चुप था। आप अपनी पूरी बात कहिए, हम अपनी पूरी बात कर रहे, लेकिन मेरी बारी आप चाहे जितना भी हमारे मत विचारधाराओं से आप जितना भी नहीं आप जितना भी डिबेट कर लीजिए, लेकिन यहाँ का जो निर्वाचन क्षेत्र है नरेंद्र मोदी जी का, इनके टक्कर का कोई नहीं है। मैं पार्टी बेस पे नहीं, जनमानस के विचारधाराओं के बेस पे कह रहा हूँ। बनारस ऐसा एक निर्वाचन क्षेत्र हो गया है कि प्रधानमंत्री के टक्कर का कोई भी प्रत्याशी नहीं है। आप कांग्रेसी हो, आप सपा हो, आप बसपा हो, ये अलग बात है। एक व्यक्ति विशेष का व्यक्तित्व का जो एक आकर्षण का केंद्र होता है, हमारा जो है उस तरह का व्यक्तित्व का आकर्षण का केंद्र हमारी और दूसरी पार्टी के नेताओं में उस तरह का नहीं है। तो क्या अंतर आप कहते हैं? क्योंकि थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे, देखिए सुनिए, क्या काम की बात आप पूछना चाहते हैं, पूछिए, प्रश्न कीजिए। नहीं, हम तो वही बोल रहे हैं, आप अंतर क्या पाते हैं जो आप बोल रहे हैं ना कि बाकी कोई ऐसा नहीं। अंतर ऐसा है कि एक किसी भी संगठन को चलाने के लिए एक जो लीडरशिप की जरूरत होती है। 14 वर्ष का राम जी को वनवास हुआ, सीता जी का हरण हुआ, तो हनुमान जी को लंका भेजा गया। लंका भेजने के बाद राम जी ने ये सब जितना भी उन्होंने जा करके वहां पर जो भी अपने टैलेंट के बल पर उन्होंने जो भी किया, राम जी उनको नहीं कहे थे कि आप जा करके लंका में लंका जला देना, इनका जो है अशोक वाटिका उजाड़ देना, राम जी ने नहीं कहा था। उनका टैलेंट, उनकी एक जो है एक्टिविटी जो है, एक अपने ज्ञान का उन्होंने जो है वहां पर जो अपना एक जो है रूप दिखाया कि वो राम भी उसका विरोध नहीं किए, जनता भी विरोध नहीं की। लंका के मूल जो है राम समर्थक थे, उन्होंने भी विरोध नहीं किया, कहा कि हनुमान ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। हाथ आप बहुत देर से पकड़े हुए हैं, कुछ वाजिब सवाल इन्होंने उठाए। इन्होंने कहा था कि कई ऐसी चीजें हैं जो दिखती हैं, कई नहीं दिखती। देखिए सवाल ये है कि मैंने आपसे क्या कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, बड़ी बातें होनी चाहिए, बड़े मुद्दे होने चाहिए। आपने कहा कि अमूल की फैक्ट्री आई, वो अमूल की फैक्ट्री की जमीन किस समय आई थी, किस समय दी गई थी, और आज यहाँ जितने सारे नौजवान खड़े हैं, मैं आपको दावे के साथ बता दूं कि जितने भी वहां रोजगार दिए गए हैं, सारे गुजराती भाई वहां पर भरे हुए हैं। एक भी व्यक्ति आप वाराणसी का बता दीजिएगा, एक भी व्यक्ति, भ्रम नहीं फैलाया जाता है। और अमूल जैसी एक छोटी सी फैक्ट्री को भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक छोटी सी फैक्ट्री को इन्होंने म्यूजियम बना दिया, और वो गाड़ी पे लाद लाद के ऐसे ले जाके अमूल फैक्ट्री दिखाने का काम हो रहा था। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे इस बनारस के लिए कि एक अमूल जैसी छोटी फैक्ट्री को इन्होंने इतना बड़ा इशू बना दिया कि जैसे लगा कि बनारस के अंदर किसी प्रकार अमेरिका ले रहा है। अमेरिका जैसे देश में वो अमूल का प्रोडक्ट बिक रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। नहीं, आप एक जींस भी खरीदने जाते थे तो फ्लाइंग मशीन कंपनी देख करके खरीदते थे कि फॉरेन की होगी तो बड़ी अच्छी होगी। आज हमारा दूध पी करके वो भारत में, मतलब विश्व में अपना दिखाना चाहता है। भारत कहाँ खड़ा है आज, ये हम बता रहे हैं। तो आपकी बात तो पूरी भी नहीं हो पाई थी, और वहां से होता है जब तापमान 47-48 डिग्री हो तो इतना उबाल स्वाभाविक है कि हो जाए विचारों के बीच में। वही वाली बात जिसे उन्होंने गिराया ना कि अगर हम वापस उस सवाल को बोलते हैं कि बड़ा पद बड़ा कद, तो क्या बड़े कामों की फेहरिस्त है या फिर हम उन्हीं कामों पर आते हैं? नहीं, ये यहाँ तो जितना काशी का जिस हिसाब से विकास, और काशी क्या पूरे देश का विकास जिस हिसाब से हो रहा है, अब हमारे विपक्षी भाइयों को दिख नहीं रहा है। आज बनारस में स्थिति है कि जो 500 रुपया कमाने के लायक नहीं थे, आज वो प्रतिदिन 5,000 रुपया कमा के जा रहे हैं। और अगर आपको विश्वास ना हो तो इसका सर्वे कराया जा सकता है। इसका सर्वे, एक टीका लगाने वाला व्यक्ति, विश्वनाथ मंदिर गेट पे एक टीका लगाना वाला व्यक्ति कम से कम 2 से 3 हजार रुपया लेके जाता है, और एक ऑटो वाला दिन भर में 3 से 4 हजार 5 हजार रुपए कमा रहा है। महोत्सव में रह गए तो कहाँ कमाएंगे? आज सिर्फ देश, आज भूखा कोई नहीं मर रहा।
लोग खूब सुख से हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं है, चाहे 15,000 कमा रहा चाहे 20,000 कमा रहा हो। रात में महिलाएं सुरक्षित चल रही, किसी भी रोड पे चले कोई दिक्कत नहीं है। उनको पता है कि बाबा मेरा भाई है, पिता है हमारा, एकदम सब सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात है, आकर्षण के केंद्र होना एक अलग बात है। आज जैसे हमारे दादाजी बगल में थे, उनका आकर्षण का केंद्र है, तो ये माना जा सकता है ना कि अगर वो आकर्षण के केंद्र की जगह अगर कोई और दूसरा अच्छा प्रत्याशी होता तो सिर्फ उनके में आकर्षण है, काम नहीं है। किसी अच्छी आप हीरोइन को देख लीजिए, किसी अच्छे हीरो को देख लीजिए, तो एक आकर्षण अलग चीज है, उसकी एक्टिंग एक अलग चीज है, लेकिन काम एक अलग चीज है। आप मुझे बताइए, आपके सामने ये रुद्राक्ष हमारी नगर निगम की संपत्ति थी, जिसको 200-250 करोड़ रुपया जापान से कर्ज लेके बनाने का काम किया। आज ये रुद्राक्ष किसी आम जनता के काम नहीं आता है। इसका किराया प्रति घंटा 1 लाख रुपए है। और आज तक यहाँ जितने भी आयोजन हुए हैं, या तो आरएसएस का कार्यक्रम हुआ है या भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हुआ है। आप इसके आय व्यय का ब्यौरा अगर ले लेंगे तो जो इसमें पैसा लगा हुआ है, मैं आपको निश्चित रूप से बता दूं कि इसका खर्च निकालना मुश्किल है। हमारी जमीन तो गई ही गई, ऊपर से कर्जा जो 250 करोड़ रुपए का यहाँ पर हुआ, वो एक अलग हो गया। और इस वाराणसी शहर के अंदर आप मुझे बताइए, इन्होंने ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बनवाया बुनकरों के लिए, आज उस पर ताला पड़ा हुआ है। और उसमें भी अगर कोई काम होता है, तो वहां सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का वहां पर सिर्फ आयोजन मीटिंग का काम होता है। आप मुझे बताइए ना कि यहाँ पर कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी आई। आज वाराणसी शहर का नौजवान, मैं आपको बताऊं, पलायन करने को तैयार है। यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ शिक्षा नहीं है, लोग यहाँ से बाहर जाने को मजबूर हैं। और आप बनारस के बुनकर जो है बनारस छोड़ दिया, काम नहीं है, बुनकर बेहाल है। नहीं, 150 रुपया जो बिजली मिलती रही, 800 रुपया बिजली महीने के मिल रही है। नहीं, ये क्या बताएंगे। सूरत चले गए लोग बनारस से, पूरा बनारस बुनकरों का पूरा इलाका खाली हो गया। सूरत चले गए बनारस से, बनारसी साड़ी का गढ़ था बनारस, आज बनारस से बनारसी साड़ियों का गढ़ था, यहाँ से लोग चले गए जी। साड़ी को गुजरात खा गया। बनारसी साड़ियां आज यहाँ आती हैं, वो बनारस, गुजरात से जो बनारसी यहाँ साड़ियां आती हैं, वो बनारस के नाम पे बिकती हैं। यहाँ के बुनकरों को अगर खाने का और यहाँ के दुकानदारों को तबाह करने का अगर काम किया है, तो वो गुजरात के लोगों ने किया। अब घूम फिर ये क्षेत्रीय दलों का एक रहा है कि क्षेत्रवाद में बांट दो। एक पहले कभी नहीं, हमने तो वैक्सीन देने में हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, प्रधानमंत्री आवास देने में हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, अनाज देने में हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। और बाहर से, चाहे अफगानिस्तान से, सूडान से, इराक से, कहीं से जब आपदा आती है, यूक्रेन में आती है, एक तिरंगे की ताकत आज ये है कि व्यक्ति पाकिस्तान का भी तिरंगा लेकर के निकलता है। और अफगानिस्तान में, जहां अफगानिस्तान के लोग प्लेन पर लटक के भाग रहे थे, हमारे सिख बंधु गुरु ग्रंथ साहब को लेकर के दिल्ली में सकुशल लैंड करते हैं। हरदीप पुरी जी उनका स्वागत करते हैं। ये भारत का आज मान सम्मान है। और ऐसे क्षेत्रवादी पार्टियों को अगर नहीं दिखता है तो उसके लिए कोई इलाज नहीं है। जागते हुए को आप नहीं जगा सकते हैं, सोए हुए को जगा सकते हैं। और काशी की जनता जागती है, वो अपनी भली भांति समझती है। आपको पता होना चाहिए, एक बार कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी, यही विदेश से लोग आते थे, ठीक है, लखनऊ दिल्ली में जब लाल किले पे घुमाया जाता था, गांधी जी की प्रतिमा के पास उनकी जब स्थली पे ले जाया जाता था, तो उससे पहले सिक्योरिटी वाले जो होते थे कुत्तों से सूंघाते थे, लोग चप्पल पहन के जाते थे। अब की बार हमारे पीएम जी ने देखे, सबको नंगे पैर वहां टहलाया, नंगे पैर गए। और G20 होता है तो सिर्फ दिल्ली तक का नहीं रह गया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर विदेशी आता है, माननीय मोदी के साथ गंगा आरती करता है। ये हमारी विरासत है। और नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो देखिए, मेरी बात आप सुनिए कि ये सबसे आसान होता है साहब, 1 मिनट घड़ी देखकर 7.5 मिनट तक आप बोले थे। बिल्कुल देख लीजिए, मेरा ये कहना बिल्कुल लगातार देखो कि ये सिर्फ झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आप एक मिनट दिया, इन्होंने चेकिंग करवा दिया, इनसे ये बोल रहे 400 पार, 400 किलो RDX कहाँ से आया पुलवामा में, जरा बता देंगे क्या? ये बता देंगे, ये बता देंगे। कंधार इनकी सरकार में हुआ हाईजैक, संसद के अंदर अगर हमला हुआ तो इनके यहाँ हुआ, दिल्ली के मंदिर के अंदर अगर हमला हुआ तो इनकी सरकार में हुआ। ये उसकी बात नहीं करेंगे। अरे हम कह रहे हैं बात करिए, रोजगार पर करिए ना। आप दौर के भी गिना देंगे। हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी है। आशुतोष पांडे SSP का कॉलर पकड़ के मदनपुरा में आतंकवादी को वापस मंगाया गया। और आज परिस्थिति ये है, चाहे आतंकवादी हो या बलात्कारी, उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है। आज कोई 12 बजे रात को अपनी बहन बेटी निकलती है, सुरक्षित घर आते नहीं, वही विश्वविद्यालय के अंदर इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इन्हीं के लोग
बलात्कार किए खुलेआम। इनके ही लोगों ने, उनकी गिरफ्तारी होने के बाद, जो उसी दिन गिरफ्तारी हुई, इन लोगों ने छुड़वाने का काम किया। उसके 1 महीने बाद वो लाशों की होम डिलीवरी, पत्रकार को नोएडा में जिंदा जलाने के बाद उसके घर भिजवाया गया। लाशों की होम डिलीवरी समाजवादी पार्टी करके, जो अपने पिता को मंच से माइक छीन करके लखनऊ में कार्यालय घूम करके कब्जा करने वाला आदमी लोकतंत्र की बात करते, लोकतंत्र की बात आज करता है। चाचा को ढकेल के पिता से माइक छीन करके, ये बताइए ये लोकतंत्र की बात? हाँ, भाई साहब एक मिनट सुनिए, अभी हम लोग यही कह रहे थे कि देखिए हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। अभी भाई साहब ने यही हिंदू मुसलमान की बात कर दिया कि मदनपुरे में एसएसपी आशुतोष तिवारी का वो पकड़ा गया। इन्होंने अपने आंख से देखा नहीं, पेपर में भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप देखिए बेबुनियाद बात बोल रहे, यहाँ बेबुनियाद बात आपने बोला है। यही बात है इनके में, यही बात। अभी एक मिनट, अभी सहारनपुर में चंद साल पहले इन्हीं की सहारनपुर में इन्हीं की सरकार में एक तेज तर्रार नौजवान पुलिस हाँ, क्यों नहीं बात करेंगे? झूठ बोले आप, झूठ फैला रहे। अखबार की कटिंग निकाली, अगर हम नहीं रहेंगे भाजपा छोड़ देंगे हम। आप बताइए। तो ये बोल रहे हैं कि अगर बात नहीं तो राजनीति छोड़ देंगे। हम राजनीति छोड़ देंगे अगर ऐसी घटना नहीं हुई होगी तो। अरे हाँ, हमारे कहने से छोड़ेंगे। आक्रोश में ज्यादा हो जाने से बातें सच्ची नहीं हो जाती कि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला के बोलूंगा तो मेरी बात सच्ची हो जाएगी। देखिए इन्हीं की सरकार में अभी एक बहुत नौजवान सुबोध सिंह इंस्पेक्टर थे, मॉब लिंचिंग में आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा मारे गए। उन्हीं की जमानत होती है। आप ही के केंद्रीय मंत्री इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जब उनकी जमानत होती है तो जेल में उनको माला पहनाने का काम करते हैं। इन्हीं के एसएसपी सहारनपुर के अंदर यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, एसएसपी की पत्नी ने बयान दिया कि हम लोग को बचा लिया जाए। तो देखिए बातें ये सब इसे मुद्दों से हटकाने के, हमारा सिर्फ ये कहना है जो मूल मुद्दे हैं हमारे, हमको शिक्षा दे दीजिए, हमको रोजगार दे दीजिए, हमको महंगाई से निजात दिलवा दीजिए। ये इन सब चीजों से आपने कहा हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे भाई जो राम को लाए वो मेहुल चोकसी को भी ले आए, वो दाऊद को भी ले आए, उनको नहीं ले आएंगे, उनको नहीं लाएंगे। आज आप 400 पार 400 पार 400 पार, अब इनका नारा रुक गया है 400 पार, अब इनका नारा 400 पार रुक गया। आज प्रधानमंत्री जी को हम लोग को देख के बड़ा अफसोस होता है कि जैसे लग रहा है कि वो लोकसभा का चुनाव न लड़के सभासदी का चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री का मतलब होता है कि आप गए, अपने तरीके से आपने प्रचार किया। आज आप मिर्जापुर, आज आप गाजीपुर, आज आप जौनपुर डरे हुए हैं। ये इनका डर है। पर रोक कोई नियम नहीं है। नियम नहीं है, लेकिन आज देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक के इतिहास में, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रचार मंत्री हैं, ये प्रचार ही मंत्री हैं, इसे प्रचार ही करते रह जाएंगे। ये जो आरोप है कि इतना इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि इतना डर है, ये जो काम न करने वाले नेता होते हैं, ऐसी डब्बों में बैठने वाले, ऐसी बस में बैठ करके घूमने वाले, उनकी पार्टी का यही तरीका होता है काम करने का। अमेठी में कितनी बार गई थी सोनिया गांधी, रायबरेली कितनी बार गई थी। प्रधानमंत्री होते हुए अपने संसदीय क्षेत्र का जितनी बार रिकॉर्ड दौरा किया माननीय मोदी जी ने, और सिर्फ दौरा नहीं किया, जितने बार काशी आए काशी को सौगात दे करके गए, जितनी बार आए यहाँ कुछ न कुछ दे करके गए काशी की जनता के लिए। और बिल्कुल सरकार का जो काम होता है वो उन्होंने निभाने के लिए बाबा विश्वनाथ के यहाँ चाहे गंगा स्नान करके उन्होंने दिखाया, गंगा सफाई को भी दिखाया, और बाबा विश्वनाथ का प्रत्येक बार वो जल चढ़ा करके अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। ये लोग चुनावी मौसम में मंदिर जाते हैं। जब तक सेकुलरिज्म वाले क्षेत्र का चुनाव रहेगा तब तक मंदिर नहीं जाना है, तब तक आज टोपी पहनना बंद हो गया विपक्ष का, रोजा अवतार बंद हो गया है धीरे धीरे, क्योंकि देश का मूड धीरे धीरे इनको समझ में आ रहा है। नहीं तो इसके पहले चुनावी मौसम के पहले हर समय एक ही काम होता था, रोजा अवतार की पार्टियां चलती थी। आज देश देख रहा है, हम मंदिर जाते हैं, विकास भी करते हैं और विरासत को भी साथ रखते हैं। एक 10 साल का बच्चा भी काशी में आता है ना, वो त्रिपुंड लगाता है अपने माता पिता के साथ, हर हर महादेव बोलता है, तो वो अपनी विरासत से जुड़ जाता है। और यहाँ से एयरपोर्ट से जब जाता है तो वो विकास को भी देख लेता है। और ये सामंजस्य है यहाँ पे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके लिए वो कोई भिन्नता नहीं समझते हैं। आज इतने सालों से हम लोग तो बचपन से देख रहे थे, हर 6 महीने में दंगे होते थे, आज क्यों नहीं हो जा रहे दंगे? देखिए काशी की जनता जो है भोलेनाथ की जनता है। यहाँ काशी की जनता बहुत भोली है, प्रधानमंत्री को नहीं जिताया है,
यहाँ पे 2 बार श्री आपके जो है श्री दीक्षित को 1 बार जिताया, शंकर प्रसाद जायसवाल को 2 बार जिताया, आपके अनिल शास्त्री को काशी की जनता ने जिताया। काशी की जनता बहुत भूली है, प्रधानमंत्री को नहीं जिताया है। काशी की जनता के ऊपर जो भी मोहब्बत कर रहा है, एक बार आता करने ना, काशी की जनता उसको जो है जिताती है। और हो रही है इसलिए नहीं, एक मिनट सुनिए, प्रधानमंत्री जी के लिए हम लोग विरोधी नहीं है। प्रधानमंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आते हैं तो कुछ नहीं देते हैं प्रधानमंत्री जी के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए अभी उन्हीं के लोग, अभी उन्हीं के लिए। अभी जब भाई साहब ने कहा कि आपके जिम्मे हिंदू और मुस्लिम है, तो इन्होंने सेवा हिंदू मुस्लिम की बात कहा, अवतार की बात कहा, रोजा अवतार की बात। क्या रोजा रखना अवतार की बात गुनाह है? नहीं गुनाह है तो बताइए कि आप गुनाह है। आपके प्रधानमंत्री जी कह दे, आपके मुख्यमंत्री जी कह दे कि रोजा अवतार प्रदेश में नहीं होगा, हिंदुस्तान में रोजा अवतार नहीं होगा, भाई कह दे। तो ये बोल रहे हैं कि जो करते थे वो क्यों बंद कर हम गए? नहीं करते हैं, आज भी करते हैं, आज भी करते हैं, आज भी रोजा अवतार करते हैं। देखिए आप 1 मिनट पहले बात सुन लिए भाई साहब, चुनाव माहौल होता है तो रोजा अवतार ज्यादा होता है। राजनीतिक व्यक्तियों का चुनावी माहौल में रोजा अवतार, हम भी कह रहे हैं, मैं भी मुसलमान होकर कह रहा हूँ, जब चुनाव आता है, अगर रमजान शरीफ में ये आपको पड़ जाता, ये पश्चिम में पढ़ा ही था लोग, हाँ पढ़ता, तो उसमें सारे लोग करता है रोजा अवतार, तो उसमें एकजुट नहीं, 1 मिनट पहले बात समझ लिया, एकजुट होता आदमी, इकट्ठा होता है, वहाँ एक माहौल बनता है। किसी जगह, किसी भी धार्मिक जगह जहाँ पे चाहे आपके गुरुद्वारे हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे कहीं भी एक बड़ा जश्न हो रहा है, माहौल हो रहा है, जहाँ सामूहिक लोग जमते हैं, तो वहाँ नेता लोग की चलती है उसकी चीज। तो ऐसा प्रचार भी कर लेते हैं धीरे से। रोजा अवतार अगर भाई साहब को कह रहे कि सपा या कोई करता रहा, तो ये गलत बात है। नहीं, आप नहीं समझे, नहीं, आप रोजा अवतार नहीं, इकट्ठा होते हैं, नहीं, भाई रोजा अवतार आप कहे भाई आप आएंगे और वहीं फंस जाएगी। क्या बताऊं अब आपसे, बहुत अफसोस है मुझे इस बात का होता है कि आज वाकई लोग मुद्दों से भटकाने के लिए, मूल मुद्दों से लोग भटक चुके हैं। मैं तो बोल रहा हूँ वहां से भटक के फिर अभी देखिए सफाई भी वहीं आ रही है। और निश्चित रूप से जब इस तरीके की बातें होती हैं, अरे बोले देबा भैया जी, अरे यार झगड़ा तुलन मत करा भैया, बोले दा यार, गठबंधन में थोड़ा थोड़ा हो जाता है। नहीं हो, लेकिन बातें संसदीय होनी चाहिए, आपस में असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हम यहाँ तर्क एक दूसरे के प्रति करने आए हैं, कोई आपस में तो यही लगता है कि बनारस शास्त्रार्थ की धरती रही, बेहतर तर्क रखे जाए। बनारस कबीर और नजीर की धरती है, और एक तरफ अगर बाबा विश्वनाथ जी में घंट घड़ियाल बजता था, तो दूसरी तरफ अजान के समय में बिस्मिल्लाह खान की शहनाई भी बजा करती थी। ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर रहा है शुरू से। यहाँ के लोगों में आपसी वाकई बहुत ज्यादा प्रेम रहा है, लेकिन यहाँ के सौहार्द को बिगाड़ने का काम किसने किया? आज ये सत्ता में है तो दंगे में नहीं है, जहाँ सत्ता से चले गए वहां दंगा ही कराना इनका काम है, क्योंकि इनके दिमाग में, क्योंकि हाथ में तिरंगा, दिमाग में दंगा है, इसके अलावा इनका कोई दूसरा काम ही नहीं है। ये राम के, आज तक आप बताइए विश्व की किसी भी पार्टी ने राम के नाम पर कभी किसी ईश्वर या गॉड या अल्लाह के नाम पर किसी को वोट मांगा जाता है? वोट मांगा जाता है मुद्दों के आधार पर। वोट मांगा जाता है रोजगार के लिए, वोट मांगा जाता है महंगाई खत्म करने के लिए, वोट मांगा जाता है शिक्षा के लिए, वोट मांगा जाता है चिकित्सा के लिए, वोट विकास के लिए, लेकिन आप इन सब मुद्दों की बात ही नहीं करना चाहते। और बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है कि जो आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो निश्चित रूप से एक भाजपाई बनके हर घर में घुस गया है। और वो टीवी पर तो बड़े अच्छे दिन दिखाता है, सिर्फ टीवी पर ही वो अच्छे दिन दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पिताजी की हालत खराब हो जाती है कमाते कमाते, बेटा बेचारा मोदी 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 करके, क्योंकि यहाँ धर्म की अफीम पिलाई जा रही है लोगों को। जब धर्म की अफीम पिलाई जाएगी, एक नौजवान या 18 साल के लड़के, 20 साल के लड़के को क्या पता है कि हमारे देश की क्या हालत है? क्योंकि आज का नौजवान कभी अपने बड़ों के साथ बैठता है नहीं, चीजों को समझता है नहीं, तो निश्चित रूप से ये जो हमारी नई जनरेशन है, इसको अगर कोई बर्बाद करने का काम कर रहा है, इसको कोई तबाह करने का काम कर रहा है, तो धर्म की अफीम जो लोग उनको चटवाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये आने वाले समय में ये बहुत विकास की बात नहीं होगी। इस हिंदुस्तान के अंदर अगर लोग नहीं संभलेंगे, नौजवान नहीं समझेगा, तो आने वाली स्थिति बड़ी भयावह होगी, लोग संभाल नहीं पाएंगे। अब आप लोग जो कर रहे हैं सियासत, वो देश को ना संभाल पाएगी, सुन तो आपने लिया। बिस्मिल्लाह खान जी, हम हिंदू मुसलमान करते हैं, तो उनको भारत रत्न दे करके हमने हिंदू मुसलमान किया। डॉक्टर एपीजे कलाम सर्वोच्च पद पर देश करके राष्ट्रपति पद पर बैठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, वो हिंदू मुसलमान कर रही थी। तो कब आपने बैठाने का काम किया भाई? अरे राष्ट्रपति नहीं थे, राष्ट्रपति, अरे अटल जी की सरकार थी। अटल जी की सरकार थी, तो आपने कौन सा काम, उसके प्रस्ताव किसका था, कौन लेके आया था? क्या आपका था प्रस्ताव वो एपीजे अब्दुल कलाम के? पदों की संख्या के हिसाब से वो जो बता रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं, कौन बनाएगा? भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी। आज द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो किस सरकार की पहल पर है?
बोलिए। आपने कहा कि अब्दुल कलाम साहब को जो है बीजेपी ने राष्ट्रपति बनाया। चलिए मैं एक सवाल जोड़ लेता हूँ, एक उन्हीं पर जोड़ता हूँ। राष्ट्रपति कांग्रेस ने मुसलमान को बनाया तो नहीं कोई बात कर रहा है। नहीं, सवाल उन पर ये उठाता ना कि वो उसके विरोधी हैं, इसलिए डिवोटेड है। आज एपीजे कलाम साहब का वर्ड पूरा मानता है, उनके योग्यता को और उनके योगदान को। मिसाइल मैन के रूप में देश उनको जानता है और उसको भारतीय जनता पार्टी ने उस योग्यता को देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठाने का काम किया। हम सरदार पटेल की भी प्रतिमा बनाते हैं, लेकिन कोई कांग्रेसी वहां नहीं जाता है, कोई सपाई वहां नहीं जाता है। हम भगवान राम का निमंत्रण इनके यहाँ जाता है, तो उस दिन आप अगर किसी के निमंत्रण में हम आपके निमंत्रण में लेकर के आए और आपके पास समय नहीं है, तो आप ये तो लिख के नहीं देंगे कि मैं नहीं आऊंगा। आप कहेंगे ठीक है भाई देख लूंगा, लेकिन उस दिन काला कपड़ा पहन लूंगा। तो ये देश देख रहा है। हमने ये थोड़ी कहा था कि आप जरूर आना या आप नहीं आओगे तो काम नहीं होगा, लेकिन आपने देश को दिखा दिया, जता दिया, बता दिया कि आपकी भगवान राम के प्रति भावना क्या है। और आप उसी जगह आपने कांग्रेस ने दिया था कि राम तो काल्पनिक पात्र हैं, किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल के दिखाइए। सेकुलरिज्म के लिए आप तलवे चाटते हैं वोट बैंक का। आज ममता बनर्जी 72 जातियों को, पिछड़ी जातियों को बंगाल में शामिल करती हैं, 72 में से 60 सिर्फ मुस्लिम जातियां होती हैं। ये कैसा सामाजिक संतुलन है? ओबीसी का हक मारती हैं, तब विपक्ष को नहीं दिखाई देता। और एक जगह तो सिर्फ परिवार है, तो उनको परिवार के अलावा कहीं सीट जानी नहीं है। 5 आदमी पर फोकस है सीट उत्तर प्रदेश में। तो परिवार जिसके लिए है, चाहे राहुल है चाहे अखिलेश है, परिवारवादी पार्टियां हैं, नाम है समाजवादी। जनता को छलने का काम करती है, वो दिखाई दिया है। और वो दिखाई दिया है तो जनता उसका जवाब दे रही है। मैं एक सवाल ले लेता हूँ साहब, मैं एक सवाल ले लेता हूँ। इतनी देर से जैसे एक आरोप लग रहा है ना, वो ये कि शिक्षा और रोजगार की जब बात आती है तो आप दूसरे विषयों पर चले जाते हैं। भैया शिक्षा को हम सिर्फ शिक्षा तक नहीं, शिक्षा को स्किल से जोड़ना चाहते हैं। आपने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा, दैनिक जीवन में उसका क्या उपयोग है? आपके आज तक आपके जीवन में उसका कहाँ उपयोग हुआ? आपकी स्किल ये है कि आपने 10 साल पत्रकारिता की, एक अनुभव प्राप्त किया। आप जहां भी रहेंगे आपका ये ब्रेन साथ में है, आप माइक लेकर के ऐसे सवाल दागेंगे कि आपका काम चल जाएगा। तो उसी स्किल के लिए माननीय मोदी जी लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं कि अगर आपका ब्रेन, हम विश्व गुरु ऐसा ही नहीं कहते हैं देश में, अगर आपका दिमाग अच्छा चलेगा तो आप कहीं भी, आज छोटी सी काम को आप कह देते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अगर धीरू भाई ने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरना ना शुरू किया होता तो आज इंडस्ट्रीज खड़ी होती कहीं। लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से रीस्टार्ट करना पड़ता है देश को, और माननीय मोदी जी ने उसी रीस्टार्ट को किया। देश में 14 के बाद आज 10वें नंबर से 5वें पोजीशन पर खड़ा किया है। अगले चरण में तीसरे स्थान पर खड़ा होगा देश। दो सवाल बहुत मिलते हैं। एक कि महंगाई बहुत बढ़ी, दूसरा बेरोजगारी बहुत बढ़ी। इन आंकड़ों पर या इन तमाम दावों पर फिर क्या जवाब हो? देखिए, हमको किसान की भी आय दुगनी करनी है। आप डाटा कितने का भरवाते थे मोबाइल में 2014 में? 256 रुपए का 1.5 GB। आज कितना आता है? 2 GB रोज, 650 रुपए में 3 महीने का। महंगाई का आंकड़ा देख लीजिए आप। हर व्यक्ति के जेब में 2 सिम कार्ड है। आपका कितना खर्च बच रहा है? वही इनकम बच रही है ना। 2014 में पेट्रोल का रेट देख लीजिए, गैस का रेट देख लीजिए, उसके रेशियो में आप कहां खड़े हैं आज? तो जब देश इतना बड़ा 140 करोड़ का, अगर इसी को हम संतुलित करने के लिए आबादी नियंत्रण की बात करते हैं तो विरोध, अपने बाहर से भारतीयों को लाने के लिए बात करते हैं जो विभाजन के समय किन्हीं कारणों से उधर रह गए तो विरोध, लेकिन बांग्लादेशी आ जाए तो उसका विरोध नहीं। ये तुष्टीकरण के लिए आपके आंख पर पर्दा है, ये पर्दा है। 10 करोड़ आप फिर वहीं आ गए, रोजगार और शिक्षा से। बिल्कुल। अरे भैया, रोजगार क्यों नहीं दे रहे? आप देखिए जी, आज क्राइम रिपोर्ट देख लीजिए देश का। बनारस आता है, बनारस का रिकॉर्ड निकालिए। 2014 के पहले चैन स्नैचिंग कितनी थी, आज कितनी है? मर्डर कितना था, अभी तो आज कितना है? वो व्यक्ति कहीं ना कहीं काम में लगा है तब ना, या तो प्रदेश छोड़ दिया, देश छोड़ दिया है। ठीक है, हाँ, अब जवाब ले लें। भाई साहब देखिए, आपने कहा 5 आदमी के, मैंने एक खानदान को जोड़ा है 5 आदमी, और वो सीधा सीधा राहुल गांधी का परिवार, सोनिया जी का परिवार पे कहा। उस पहले बात सुनिए, आपने जो बात कहा, सहयोगी तक भी गए थे। हाँ, वो 5 परिवार को, जो 5 आदमी का परिवार है, उस परिवार इतना महान है कि 10 साल मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया, SD देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया। चंद्रशेखर जी अपनी जिंदगी में नहीं बन पाते, उसी परिवार ने बनाया कि जनता ने बनाया? जनता का, हमने समर्थन दिया तब ना प्रधानमंत्री बने। परिवार का समर्थन था पार्टी का, क्योंकि आप फिर फंस जाएंगे। पार्टी आगे नहीं, बोले परिवार ने बनाया। आप एक बात, क्या एक परिवार, एक बात बताइए, एक बात है,
अगर मैं समर्थन ना देता, आप परिवार, जैसे आपने राजीव गांधी की बात कहा, राजीव जी ने चंद्रशेखर जी की अंतिम इच्छा पूरी कर दिया। ने ये कही कि वो परिवार की महानता थी कि उनको प्रधानमंत्री बनाया। क्या एक व्यक्ति यहाँ किसी को प्रधानमंत्री बना सकता है? देखिए, एक अगर वो लालची परिवार होता, उस घराना लालची परिवार होता, तो मनमोहन सिंह को बीच ही में हटा के प्रधानमंत्री बनता, लेकिन नहीं बनाया। नहीं, पहले बात सुन लीजिए, नहीं बनाए। देखिए, हम आपको बता दें, वो घराना आज भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री को उसमें नहीं है। वो राहुल गांधी अपने से कहीं भी स्वीकार नहीं किया कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। वो नहीं बनेंगे। नहीं, बने ना बने, जनता बनाएगी, उनकी पार्टी जब आएगी जीत के तो बनेंगे, लेकिन वो नहीं कहने कि मैं बनूंगा मैं उसे न। तो आज ये लोग चिल्लाते हैं कि देखिए लालच में कितना बड़ी बात कर रहे हैं। उल्टा भी हो जाता है ना, जैसे लोग फिर ये पूछने लगते हैं कि फिर नेता कौन होगा। क्या सवाल आपका है? वही कि जैसे ये बोले ना कि व्यक्ति नहीं बोलते हैं खुद से, हम दावा नहीं करते, लेकिन कई बार फिर उल्टा भी हो देखिए, अब जाता ये है। चुनाव की बात है, चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद गठबंधन या बन बैठ के तय कर लेगा कि कौन हमारे देश का नेतृत्व करेगा। ये कोई अभी तो चुनाव है, होना चाहिए मुद्दों पर। हमारे देश को कोई व्यक्ति नहीं चलाता है, हमारे देश को संविधान चलाता है, हमारे देश को कानून चलाता है, हमारे देश को नियम चलाते हैं। जो हमारा संविधान बना हुआ है उसी के आधार पर व्यक्ति देश को चलाने का काम करता है। तो व्यक्ति, देश व्यक्ति से नहीं है, व्यक्ति देश से है। इस देश में बहुत से लोगों ने प्रधानमंत्री, बहुत सारे लोग बने हैं, लेकिन अब ये कह देना कि जो भी चीजें हुई वो 2014 के बाद ही आई हैं। देश आजाद हुआ 2014 के बाद, ये स्टेट बैंक आया 2014 के बाद, एम्स आया 2014 के बाद, ये बीएचयू आया 2014 के बाद, ये नगर निगम आया 2014 के बाद। ये डाटा की बात कर रहे हैं, मोबाइल के। आटा का दाम कम होगा कि नहीं होगा इस पर नहीं बताएंगे, डाटा कम हो गया। राशन की दुकान से गेहूं निःशुल्क दिया जा रहा है, सबको नहीं ना। अरे भैया 80 करोड़ में क्या मतलब, हम इनकम टैक्स पेयर को भी दे दें। जो ये तो इनकम टैक्स पेयर बोलता है ना कि 140 करोड़ में अगर 80 करोड़ लोगों का आंकड़ा छोटा होता है क्या? नहीं, फिर टैक्स पेयर ये भी तो सवाल करते हैं ना साहब कि हम सिर्फ देंगे क्या, हमको क्या मिलेगा? वो आप स्वेच्छा से ना ले, मैं नहीं लेता हूँ, आज 20 साल से राशन नहीं लिया मैंने। राशन टैक्स पेयर को तो वैसे भी नहीं मिल सकता, तो टैक्स पेयर को क्या हासिल हो? नहीं, टैक्स पेयर को बिजनेस के लिए सरलता हासिल हो रही है। आज देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। अगर अमूल जैसे प्रोडक्ट, अन्य कई प्रोडक्ट विदेश जा रहे हैं, मान तो सबके लिए बढ़ रहा है ना साहब। ओडीओपी योजना अगर माननीय मोदी जी लाते हैं कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जो चीज बहुत ज्यादा उत्पादन है, उसको हम, मान लीजिए किसी क्षेत्र में टमाटर का उत्पादन है, हमने उसको प्रिजर्व करके, मान लीजिए टमाटर का एक ड्यूरेशन है 15 दिन, उसको रख सकते हैं आप, उसके बाद वो काम खत्म हो जाएगा। अगर हमने उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा, फिर उसके बाद टमाटो सॉस बनाया, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं। तो इस तरह के देश को लंबे समय तक चलाने वाली योजनाएं बना रहे हैं, और 1 एम्स से 11 एम्स तक ले आए हैं। ये किया अटल जी की सरकार में, बीसी खांडूरी जी की सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना जो कि उन्होंने बनाई थी, उस पर फोटो लगाने का काम सोनिया गांधी ने अपनी सरकार में किया था, बनाया था ना। जो सोनिया सरकार में 4 किलोमीटर प्रतिदिन राष्ट्रीय राजमार्ग बनते थे, आज नितिन गडकरी जी के संरक्षण में 28 किलोमीटर प्रतिदिन बनते हैं। ये है विकास। तो इस विकास के साथ कमेंट लेता हूँ, मैं फाइनल कमेंट पर आता हूँ। वही वाली बात, जैसे कहा ना, जनता क्यों चुनेगी? 1 तारीख को मतदान करना है। आपके हिस्से के सबसे बड़े कारण आपको क्या लगते हैं कि जनता क्यों? देखिए, जनता इसलिए नहीं चुनेगी क्योंकि आपने जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय चंदा चोर पार्टी होना चाहिए। ये भारतीय चंदा चोर पार्टी है, जिसने जो है चंदे के नाम पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप 2 करोड़ नौकरियों के नाम पर आए थे, आप भ्रष्टाचार को मिटाने के नाम पर आए थे, आप महंगाई को दूर करने के नाम पर आए थे, आप अच्छी चिकित्सा देने के नाम पर आए थे, आप किसानों की आय दोगुनी करने के नाम पर आए थे। लेकिन आज आप बताइए मुझको कि क्या इन सब मुद्दों पर वोट मांगने का काम किया जा रहा? नहीं, इन सब मुद्दों को सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है। आज हमारे यहाँ नौजवान खड़ा है, वो चाहता है कि हमको नौकरी मिले, लेकिन नौकरी का कहीं पता नहीं। ये लीकेज सरकार है। ये आज आप बताइए, आज जितने भी, आज इधर 3 पेपर लगातार हुए, जो लीक हो जाए लगातार, जो लीकेज सरकार है, जो लीकेज गवर्नमेंट हो, जो नौजवानों के जिसके साल के साल बर्बाद हो जा रहे हो, जो जिस फॉर्म को भरने में माँ बाप 1800, 2000, 1500 फॉर्म खरीदने के लिए दिए जाते हैं, करोड़ों रुपया तो उसी फॉर्म में ये लोग खा गए। नौजवानों की और गरीबों की धनराशि को ये लोग खा गए। ये बात करेंगे विकास की, ये बात करेंगे रोजगार की। मैंने कहा ना, ये भारतीय चंदा चोर पार्टी है। इसका नाम फाइनल कमेंट पर आ रहा हूँ। वही वाला सवाल है कि जनता क्यों चुने? जैसे उन्होंने बताया कि तमाम दावे थे वो पूरे नहीं हुए, इसलिए जनता सोच रही है। आपको क्यों लगता है? देखिए, आपके आंखों पर अगर पट्टी बंधी है तो उससे कोई, आपको मुझे नहीं समझाना है, मुझे जनता को समझाना है। और जनता ये समझ रही है, देख रही है, जान रही है कि किस तरह से सड़कें बन रही हैं, अपराध खत्म हो रहे हैं। इसी दशा सुमेध रोड पर
बहुत सारी सिंधी भाइयों की दुकान है जहां शाम के समय जनरेटर का धुआं इतनी तेज से निकलता था कि पूरा आंख में मिर्ची लगती थी। आज जाइए तो वहां लाइट है, जनरेटर किसी का दिखाई नहीं देता है। ये विकास है। आज एक नाव वाला भी, आप शाम को जाइए जरा नाव से पूछिए कि मुझे गंगा आरती देखनी है, उस नाविक की भी आय बढ़ गई है, रिक्शा वाले की आय बढ़ गई है। पान के दुकान पर खड़े हो जाइए, आपको 5-7 मिनट 10 मिनट लगेगा, वो पान देगा, उसके बाद आपको 20 रुपए का। काशी चाट के बाहर खड़े हो जाइए, आपको 1 घंटा लग जाएगा चाट लेने में। ये है काशी का विकास। और जहां तक इलाज की बात है, 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का नहीं, वो माला फूल वाला भी एक माला तोड़ के लाता है। वो नहीं, मनरेगा का गड्ढा खनना विकास था। सोनिया सरकार में मनरेगा का गड्ढा खनते थे, उससे आप डीएम बन जाते थे, उससे कलेक्टर बन जाते थे। और आज एक माला फूल वाले से लेकर के दूध बेचने वाला तक, एक चाय बिकेगा तो दूध वाले को भी लाभ होगा, चारा बेचने वाले पशुपालक को भी लाभ होगा। सबके क्रम बंधे हुए हैं। रोजगार मिलेगा, सड़क बनेगा तो लाभ होगा। तो ये सारी चीजें हुई है और जनता उसका जवाब 4 तारीख को देगी, ये चाहे जितना चिल्ला ले, क्योंकि इन्होंने तो बता ही दिया कि चिरकुट प्रत्याशी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, तो वो जनता इतना समझ रखती है। अब ये फिर व्यक्तिगत हो जाएगा। मैं इस चर्चा को यहीं विराम देता हूं, लेकिन विराम देने से पहले ये कि सबने अपने अपने पक्ष रखे, सबने अपनी बातें रखी। एक अपील के साथ इस चर्चा को विराम देंगे। अपील ये कि जनता किसी भी मुद्दे, किसी भी पक्ष को क्यों ना चुने, वोट जरूर करे, एक नजीर पेश करे कि तमाम अलग अलग जो मतदान के पक्ष हुए, जो मतदान के चरण हुए, उसमें कुछ कमी हमने देखी। इस बार बनारस में वो कमी ना रह जाए। इसी अपील के साथ इस चर्चा को यहीं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।